Hello everyone, I'm Ankita and I welcome you all to my YouTube channel, The Democratic Teacher. Today we are going to learn about French Revolution. But why French Revolution? हम केवल फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? Why not American, British और Chinese Revolution? Is 2022 and out of 167 countries, 108 countries follow democracy or at least try to follow one. आज न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे, सड़कों पर, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में हम कुछ बहुत भारी भरकम से शब्द सुन रहे हैं, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स. क्या भीमबेटका की दीवारों पे, गुप्तकालीन मंदिरों में या मुगल दस्तावेजों में हमें इनमें से किसी भी वर्ड या कॉन्सेप्ट का जिक्र मिलेगा? नहीं. तो ये सारा डिस्कोर्स, ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ 15वीं सेंचुरी यूरोप से. और आखिर कैसे इन आइडियाज़ ने दुनिया के सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट में मदद की, ये हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़कर जानेंगे. अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ये तस्वीर देख के आपको लग रहा होगा कि ये किसी युद्ध जैसा था, पर ध्यान रहे कि औजारों और हथियारों से रिवोल्ट हो सकता है, रिवॉल्यूशन नहीं. बहुत भूमिका मान ली ना, तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं. So one fine morning of 14th of July 1789, it was sunny and beautiful. पेरिस के फूफाओं और मौसियों ने मिलकर एक र्यूमर फैला दी कि द किंग हैज कमांडेड द ट्रूप्स टू मूव इन द सिटी. देखते ही देखते 7,000 लोग टाउन हॉल में इकट्ठा हो गए एंड दे अटैक्ड द बास्टाइल फोर्ट विच वॉज ऑल्सो अ प्रिजन. द कमांडर वॉज किल्ड, ऑल द एम्यूनिशंस वर सीज्ड. अब this Bastille fort, it was hated by everyone because it represented the despotic rule of the king. Many events occur in France और बहुत सारी घटनाओं के बाद ultimately the king and queen both of them were executed. अब हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है और इस कहानी के पीछे क्या है ये जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा. 1774, Louis XVI of the Bourbon family ascended the throne. He was 20 and he was married to an Austrian princess, Marie Antoinette. So when he ascended the throne, the royal treasury was almost empty. अब रॉयल ट्रेजरी तो एम्प्टी है पर रॉयल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे. एंड फ्रांस, इसने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से मदद की थी और इसके लिए इसके ऊपर 1 बिलियन लीवर से ज़्यादा का कर्ज था. अब ये कर्ज कौन चुकाएगा? ये एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? टैक्स. अब टैक्स कहाँ से आता था ये जानने के लिए हमें फ्रेंच सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा. द फ्रेंच सोसाइटी, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 estates and pretty much like the Indian Varna system, these were also occupational groups where each one has distinct responsibilities and rights. The first estate, it constituted of clergy. Clergy were the people associated with the church. The second were nobility. It constituted of royal family, feudal lords and the कोर्टमैन. नाउ द थर्ड स्टेट, इसमें 3 ग्रुप्स होते थे. द पहला ग्रुप होता था मर्चेंट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का, विच वर ऑल्सो कॉल्ड मिडिल क्लास इन द लेटर फेज. नाउ दूसरे ग्रुप थे पिजेंट्स और आर्टिशंस का. तीसरा ग्रुप था जो लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स या फिर जो बहुत गरीब लोग होते थे उनका. अब ध्यान देने की बात यह है कि टैक्स केवल थर्ड स्टेट पे करता था जो कि जनसंख्या का 90% था, जबकि 60% ऑफ द लैंड इट वाज ओन्ड बाय नोबिलिटी एंड द चर्च. अब फ्रांस में ना केवल स्टेट बल्कि चर्च भी थर्ड एस्टेट से टैक्स लेती थी. स्टेट द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स को टाइल कहा जाता था, जबकि चर्च द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स को टाइथ कहा जाता था. इसके अलावा सरकार रोजमर्रा की भी बहुत सारी चीज़ों पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाती थी. अब हुआ ये कि 1789 तक आते आते फ्रांस की पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई, जो कि 1715 में केवल 23 मिलियन थी. अब यहाँ पॉपुलेशन तो बढ़ा बट फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ा और इसीलिए फूड प्राइसेस और डिमांड दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई. लेबर के वेजेस नहीं बढ़े, जिसके कारण जो पावर्टी गैप था वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गया. जनता सब्सिस्टेंस क्राइसिस फेस करने लग गई. सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है एक ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है वो भी खतरे में पड़ जाए. दूसरी ओर 18वीं सेंचुरी एक ऐसा वक्त था जब थर्ड एस्टेट का सबसे समृद्ध वर्ग, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, वो एग्जिस्टेंस में आया. जैसे कि हमने डिस्कस किया था
ये लोग प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन होते थे जो कि एजुकेटेड लोग थे, और इसीलिए दे डिस्कार्डेड द बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस एंड सपोर्टेड मेरिट. Now, 17th and 18th century, it was a time when idea of freedom and individual liberty has emerged. And the works written by some of the greatest philosophers of the time, John Locke, Rousseau, and Montesquieu, it was extensively discussed by the middle class. The book written by John Locke, Two Treatises of Government, it challenged the absolute power of monarchy, while the book written by Montesquieu, which was called The Spirit of Law, for the first time someone talked about separation of power. फ्रांस की इकोनॉमी, लोगों के बीच गवर्नमेंट के प्रति डिससेटिस्फैक्शन और मिडिल क्लास के बीच डिस्कस हो रहे इन नए आइडियाज़ ने ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक पुश दिया. जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रेंच गवर्नमेंट की एक्सपेंसेस और डेप्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा थे, और इसीलिए लुई 16 ने ये डिसाइड किया कि वो टैक्स इंक्रीज करेंगे, और इसी इंक्रीमेंट का प्रपोजल पास करने के लिए उन्होंने स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई. अब स्टेट जनरल क्या था? इट वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी जहाँ पे सारे स्टेट के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे. 5 मई 1789 को ये मीटिंग हुई, जहाँ पे क्लर्जी और नोबेलिटी दोनों की तरफ से 300 मेंबर्स आए और हॉल के दोनों तरफ बैठे, जबकि थर्ड एस्टेट से आए 600 मेंबर्स पीछे खड़े रहे. ये लोग अपने साथ कंप्लेंट्स और डिमांड्स के 40,000 लेटर्स साथ में लेके आए थे. अब रूल ये कहता था कि हर एक एस्टेट को एक एक वोट कास्ट करने की अनुमति है, लेकिन इस बार थर्ड एस्टेट ने कोट किया डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल विच वॉज रिटन बाय रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और कहा कि इस बार हर एक इंडिविजुअल को एक एक वोट कास्ट करने की अनुमति होनी चाहिए और उनके वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए. और जायज सी बात है, लुई 16 ने कहा नहीं. थर्ड स्टेट के लोग प्रोटेस्ट में टाउन हॉल से बाहर निकल गए और स्टेट जनरल के असेंबली को बाइकआउट कर दिया. 28 जून 1789 को ये लोग बड़ी संख्या में एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए और खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया. इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे दो लोग, मिराबे और आबेसिए. अब दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही बाय बर्थ फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से आते थे. नाउ मिराबे, जिन्होंने अपनी इन्फ्लुएंशियल स्पीच से इतने सारे लोगों को मोबिलाइज किया था, वो खुद एक नोबल फैमिली में पैदा हुए थे, जबकि आबेसिए, जिन्होंने एक बहुत ही पावरफुल पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट लिखा था, खुद एक प्रीस्ट थे. नेशनल असेंबली जब वर्साइलिस में एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, फ्रांस की जनता एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी और तरह तरह के र्यूमर्स ने जैसे आग में घी का काम किया. सो फाइनली ऑन 14 जुलाई 1789 7,000 लोगों ने रॉयल कैसल, मैनर्स और फोर्ट्स पर हमला कर दिया और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ट्रेजरी, एम्यूनेशन सब लूट लिए गए. बहुत सारे नोबल्स को तो अपना घर तक छोड़कर भागना पड़ा. और फाइनली 4 अगस्त 1789 को लुई 16 ने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया, बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश किया. The tithe tax, it was also abolished, and the land which were owned by church were confiscated, and hence France became the first constitutional monarchy in the world. पर इसके बाद क्या? Did they live happily ever after? अगर ये एक बॉलीवुड मूवी होती जिसको करण जौहर ने राइट किया होता, तो they would have lived happily ever after, but it is not. So you have to count on for the second season. So stay tuned, and if you like the video, please share it with your friends, boyfriends, girlfriends, non-friends, fake friends, everyone. And do not forget to subscribe The Democratic Teacher. Bye. See you soon.